हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों का पेपर 22 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि 2024 बोर्ड में कॉपी कैसे लिखोगे। ठीक है, 2024 बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका क्या है मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 22 तारीख को आप हिंदी की कॉपी कैसे लिखोगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं एक पेपर लिया हूँ, ये मॉडल पेपर है क्लास 10th का। ठीक है, कक्षा 10 हिंदी का मॉडल पेपर है 2024 का। और इस मॉडल पेपर को पूरा का पूरा मैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे मैं पूरा का पूरा आप लोगों को सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी आती है उस पे मैं आप लोगों को हल करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसा वीडियो आप लोगों को पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब की बात करता हूँ कि कोई भी आप लोगों को मॉडल पेपर का सोल्यूशन नहीं देता है। और आपको मालूम है कि मॉडल पेपर से 40 से 45% क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये आपको भी जानकारी है, लेकिन कोई सोल्यूशन देता नहीं है। लेकिन आज वीडियो में मैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिया हूं, इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे पूरा लिख के बताने वाला हूं कि कैसे आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखोगे और 95 मार्क लेके आओगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे लिखना हिंदी की कॉपी जिससे आप लोगों को 95% मार्क्स आप लोगों को आए। कम से कम 100 में 95% मार्क्स आएगा आप लोगों का अगर ऐसे लिखते हो तो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का फ्रंट पेज है। ठीक है, जब आप पेपर देने जाओगे तो ये फ्रंट पेज आप लोगों को मिलेगा, जो कि आप लोगों को पूरा यहाँ पे अपना डाटा भरना होगा। डाटा में यहाँ पे सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपना अनुक्रमांक भरना। ठीक है, मैं आगे से इसलिए भरा हूं ताकि आप लोगों का समय बिल्कुल नष्ट ना करूं। यहाँ पे अपना अनुक्रमांक डाल दीजिएगा। हालांकि मैंने एक दूसरे का अनुक्रमांक डाला हुआ है समझाने के लिए, आप अपना अनुक्रमांक डाल दीजिएगा अंकों में। ठीक है, इसके बाद नीचे है परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक शब्दों में। जैसे एक है तो एक को हमने एक लिख लिया, दो को हमने दो लिख लिया, तीन को हमने तीन, फिर दो है दो लिख दिया, तीन लिख दिया। इसी तरह आपको लिखते जाना है, कामा लगाते जाना है। इसके बाद विषय में आपको डालना मेरे प्यारों जो हिंदी। विषय में क्या डालोगे? हिंदी डालोगे। इसके बाद है विषय एवं प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र में केवल प्रश्न पत्र डालोगे क्योंकि एक ही पेपर होता है। इसके बाद संकेतांक मेरे प्यारे बताओ 817 डीएस। संकेतांक का मतलब आप समझते हो? संकेतांक का मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये होता है कि जब पेपर देने जाओगे तो यहाँ पे संकेतांक, ये संकेतांक होता है। जब आपको हिंदी का पेपर मिलेगा ना तो यहाँ पेपर पे लिखा रहेगा। ठीक है, जो भी कोड लिखा रहेगा आपको यहाँ पे नोट करना है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है, परीक्षा का दिन 22 तारीख को आपका बृहस्पतिवार है। ठीक है, 22 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम है और 22 फरवरी को आप लोगों का बृहस्पतिवार डालना है। परीक्षा की तिथि 22 तारीख 2 को महीना 2024। पाली, प्रथम पाली में क्लास 10th वालों को प्रथम पाली में एग्जाम है, इंटर वाले द्वितीय पाली में होंगे। केंद्र का नाम मतलब जिस स्कूल में आप लोगों का सेंटर गया होगा, जिस स्कूल में आप बैठ कर पेपर दोगे, उसी स्कूल का आप लोगों का नाम यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, बस फ्रंट पेज में बस इतना ही काम करना है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद मेरे प्यारों जो OMR सीट भी मिलेगी आपको। OMR सीट में पूरा का पूरा भरा हुआ आपको मिलेगा, कोई भरने की जरूरत नहीं है। क्या चीज भरना होता है? तो बस ये चीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र मार्क सीरीज। ठीक है, जो पेपर में बताया था मैंने 817 DH, तो ये जो D है और ये H है, यही मार्क सीरीज होता है। तो यहाँ पे पहला अक्षर D भर दिया, दूसरा अक्षर H। अब D भरा तो D इसमें खोजना है। D यहाँ पे मिल गया ना, तो D को हमें रंग देना है अच्छे तरीके से। इसी तरह यहाँ पे H है तो H यहाँ पे है तो H को हमने पूरा अच्छे तरीके से रंग दिया। बस इतना काम करना है। नीचे जब आओगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों का हस्ताक्षर, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कीजिएगा। आपके कक्ष में जो टीचर होंगे वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मुहर लगेगी, मतलब लगी हुई आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए बस इतना ही काम करना है। और यहाँ पे आपको दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में सॉल्व करना है आपको OMR शीट में। ठीक है, चलिए अब इसको हटाता हूँ, बस इतना ही काम करना है। ये आपका फ्रंट पेज है, ये आपका हो गया पूरा। इसके बाद आप पेपर हल करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये आपका पेपर है और इस पेपर को पूरा का पूरा मैं हल करके बताने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस पेपर हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट। और पेपर कितने नंबर का है? 70 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ निर्देश दिया रहेगा जो कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट समय है ना, तो 15 मिनट इस पेपर को पढ़ लेना और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व कर लेना। इसके बाद दूसरा है कि प्रश्न पत्र 2 खंड में है, एक खंड अ दूसरा खंड में विभाजित है। मतलब 2 खंडों में यह प्रश्न पत्र है, एक खंड अ में है, दूसरा खंड ब में है। देखो प्रश्न पत्र खंड अ में जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न उसमें है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके आपको OMR सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। अभी हमने OMR सीट देखा है ना 20 नंबर का, उसी में आपको रंगना होगा कि पहले का C है कि दूसरे का B है।
ठीक है, उसको रंगना होगा। इसके बाद है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब कि जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 20 नंबर के होंगे, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर के लिए निर्धारित है। इसके बाद है कि ओएमआर शीट पर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, न तो इरेजर व्हाइटनर का आदि का प्रयोग न करें। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैं ओएमआर शीट ले लेता हूं, अगर मैंने पहले का बी रंग दिया, ठीक है, पहले का बी रंग दिया, बाद में मालूम चला कि यार बी नहीं सी सही है, तो ये नहीं कि मैं इसको इस तरह काट कर इसको रंग दूं, नहीं, एक बार जो आपने रंग दिया वो रंग दिया, ठीक है, एक बार जो आपने रंग दिया उसे इरेजर द्वारा व्हाइटनर द्वारा मिटाना नहीं है, ठीक है। इसके बाद है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए, मतलब हर एक प्रश्न के आगे बताया गया कि वो प्रश्न कितने नंबर का है। तो पहले यहाँ पे आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, खंड अ, और कितने नंबर का, 20 नंबर का। तो मैंने इसको ओएमआर शीट पे करना है, लेकिन मैं डायरेक्ट आप लोगों को बता देता हूँ, आप ओएमआर शीट पे उसको रंग लीजिएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। तो बाबू गुलाब राय जो है वो शुक्ल युग के लेखक है, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों कि ओ एम आर शीट ले लेनी है, और पहले का सी है ना, तो सी को अच्छे तरीके से ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से आप इसको अच्छे तरीके से रंग लेना है, बस यही काम करना है। इसी तरह जिसका जो सही होगा उसी तरह रंगते जाना है 20 क्वेश्चन तक। मैं हालांकि ट्रिक लगा देता हूँ, समय बहुत कम है। दूसरा, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चिंतामणि किस विधा की रचना मेरे प्यारे बच्चों, निबंध विधा की रचना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करता हूं प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा मेरे प्यारे बच्चों दिख रहा है ना आप लोगों को, मैं बड़ा कर दूं थोड़ा। चलो, गबन किसकी रचना है। तो गबन किसकी रचना मेरे प्यारे बच्चों, मुंशी प्रेमचंद्र जी की है, इसलिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर चौथा, शुक्ल युग की समय अवधि है। तो शुक्ल युग की समय अवधि मेरे प्यारे बच्चों 1919 से लेकर 1938 तक मानी जाती है। वहीं पांचवा प्रश्न देखें, नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, आत्मकथा विधा की रचना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों द्विवेदी युग की रचना है। ए वाला ऑप्शन पे आप लोगों को रंग देना है। इसी तरह सातवां प्रश्न, मधुशाला किसकी रचना है। तो मधुशाला मेरे प्यारे बच्चों हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। तो सी वाले ऑप्शन पे आप लोगों को रंग देना है ओ एम आर सीट पे। प्रश्न नंबर 8वां है कि भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत भारती मेरे प्यारे बच्चों मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। तो बी वाले ऑप्शन को आपको ओ एम आर सीट पे रंगना है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9, आधुनिक काल कब से कब तक है। तो आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है। तो सन 1843 ईस्वी से लेकर अब तक जो काल अवधि चली जाती है उसे हम लोग आधुनिक काल मानते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है कि मतीराम किस युग के कवि हैं। तो मतीराम मेरे प्यारे बच्चों जो है वो रीति काल के कवि हैं, इसलिए डी वाले ऑप्शन को आपको रंगना पड़ेगा। 11वां प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है मेरे प्यारे बच्चों। सी वाला ऑप्शन होगा, सी वाले ऑप्शन को आपको रंग देना है। इसके बाद 12वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या है कि सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने ज्ञात मनोनीलमणि शैल पर आतप पर प्रकाश। कह रहा है उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों, उत्प्रेक्षा अलंकार है। बी वाले ऑप्शन पे आपको रंगना है उसको। 13वां प्रश्न है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। सी वाले ऑप्शन को आपको रंग देना है। प्रश्न नंबर 14, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आकर्षण शब्द में आ का उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। डी वाला ऑप्शन को आपको रंगना है। 15वां प्रश्न है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 3 भेद है मेरे प्यारे बच्चों। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। वही है 16वां प्रश्न की पीतांबर में कौन सा समास है। तो पीतांबर में मेरे प्यारे बच्चों बहुव्रीहि समास है। सी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा, सी वाला को रंग दीजिएगा। फिर है आंसू का तत्सम रूप है। तो आंसू का तत्सम अछू होता है, क्या होता है, अछू होता है। ए वाला ऑप्शन पे आप लोगों को रंग देना है मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक क्लियर है। आगे चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 18 है कि कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। तो कर्ता की प्रधानता होती है। ए वाले ऑप्शन पे आपको ओएमआर शीट पे रंगना है। इसके बाद 19वां प्रश्न है कि ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। तो आपका चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 20वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो इसमें सर्वनाम क्या, वह जो है सर्वनाम होता है, प्रोनाउन होता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखेंगे हम लोग खंड ब, जिसे हम लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब। अब इसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे कैसे लिखना है वो हम देखेंगे। पूर्णांक कितने नंबर का मेरे प्यारे बच्चों, 70 नंबर का है। देखिए सबसे पहले आएगा प्रश्न नंबर पहला, कैसे करोगे कॉपी पे। देखो ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग डालोगे आप यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब,
क्योंकि देखो सबसे पहली हेडिंग आपकी यही रहेगी, वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब। जिस प्रकार बता रहा हूं उसी प्रकार हेडिंग डालना है, वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब। अब इसमें आप प्रश्न पहला कर रहे हो तो आप डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या पहला। इसके बाद यह आपका दिया है प्रश्न के निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। नीचे देखो 1 2 3 प्रश्न है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न में 2 चीज दिया है, या तो पहला कर सकते हो या तो अथवा करके एक और दिया है, तो हम पहला वाला करेंगे। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या पहला। ये आपका गद है तो गद में लिखेंगे यह कोई बात नहीं है, तो आगे की 2 लाइन लिखेंगे। देखो यह कोई बात, फिर डॉट डॉट डॉट, लास्ट की लाइन यहाँ पे लिख लेना, और देखता था, तो और देखता था। इससे एग्जामिनर समझ में आ जाएगा कि कौन सा गद किया है। ठीक है, चलो इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप देखो संदर्भ लिखेंगे पहला, तो देखो हमने डाला पहला संदर्भ हेडिंग। संदर्भ में डाला कि प्रस्तुत गद अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। देखो हमने क्या किया इसमें मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हमने ब्लैक पेन से लिख लिया है, हाईलाइटेड कर दिया। ठीक है, हिंदी के गद खंड से लिया है तो हिंदी को हमने ब्लैक पेन से लिख दिया, मित्रता नामक निबंध से लिया गया तो मित्रता को हमने ब्लैक पेन से लिख दिया। अब एग्जामिनर का ध्यान यही जाएगा और उस पर नंबर आपको देकर चला जाएगा, पूरा वो एग्जामिनर पढ़ेगा नहीं। ठीक है, चलो इसी तरह दूसरा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया था, अंडरलाइन कहाँ किया गया है, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अब इसकी व्याख्या करना है तो आप एग्जाम में कैसे करोगे, पहली बात तो दूसरी हेडिंग बनाओगे और लिखोगे रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसके बाद इसका व्याख्या करना चालू करोगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि 2 व्यक्तियों में मित्रता होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनके स्वभाव एक जैसे हो और उनकी रुचियां समान हो, वरना भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता हो सकती है। समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर लोग निर्धन धनी की ओर, निर्बल जो है शक्तिशाली की ओर, तथा विनीत जो है वो नम्र व गंभीर व्यक्ति की, उत्साही व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे कि उन्हें विपरीत समय में उचित प्रेरणा मिल सके। अब हमने ये रेखांकित अंश की व्याख्या लिखा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारों से एक प्रश्न और पूछा हुआ है 2 नंबर का कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ये भी प्रश्न 2 नंबर का है। तो देखो तीसरी हेडिंग यहाँ पे लिखोगे, तीसरा पॉइंट बना के लिखोगे कि विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आशय यह है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं होते हैं उन्हें जब वह दूसरे व्यक्ति में देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। जैसे चंद्रगुप्त जो थे अपने विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर आकर्षित हुए तथा अकबर मनोरंजन के लिए बीरबल की ओर आकर्षित हुए। बस ये हो गया मेरे प्यारे विचार। तो प्रश्न पहला हमने कर दिया। ठीक है, ये अथवा हमने छोड़ दिया क्योंकि दोनों में से एक ही करना है, तो प्रश्न नंबर हमने पहला किया। ठीक है, अगर आप अथवा करना चाहोगे तो आप हेडिंग डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या पहले का अथवा, इसके बाद करना स्टार्ट करोगे इसको। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा आप लोगों को ना कि कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो प्रश्न नंबर दूसरा। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हो, जस्ट उसके नीचे था यहाँ पे। देखो प्रश्न नंबर दूसरा मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद्यांश है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपया पंगु गिरी लहो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सर चित्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बंदो, और बार बार बंदो होती ही पाई। अब इसमें 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। यह प्रश्न 2 नंबर के लिए है। ठीक है, ये प्रश्न कितने नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए मेरे प्यारे बच्चों। चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग क्या डालोगे, हेडिंग मेरे प्यारे बच्चों डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा, इस तरह। इसके बाद पद लिखोगे कि चरण कमल बंदो, और फिर लास्ट की हेडिंग लिखोगे बंदो तिहि पाई, ताकि एग्जामिनर को समझा जाएगा कि कौन सा पद आपने किया है। इसके बाद पहला लिखोगे यहाँ पे डाल के संदर्भ, क्योंकि संदर्भ ही पूछा था। संदर्भ में किस प्रकार लिखोगे कि यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। अब देखो श्री सूरदास को हमने हाईलाइटेड किया, सूरसागर नामक ग्रंथ को हमने हाईलाइटेड किया, हिंदी के काव्य खंड में लिया गया तो हिंदी को किया, पद शीर्षक लिया तो पद को हमने हाईलाइटेड किया। तो अगर ये ब्लैक में से लिखते हो ना तो एग्जामिनर इन्हीं की चीजों को देखकर बस नंबर दे देता है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही आपको लिखना है, लेकिन याद रखना कि आपका पद्यांश से पद्यांश में प्रसंग भी लिखा जाता है। तो प्रसंग इसका क्या लिखोगे कि इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। ठीक है, ये प्रसंग में है।
अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे दूसरा प्रश्न लिखेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और ये भी प्रश्न कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, देख रहे हो ना दूसरा प्रश्न है। अब इसका रेखांकित अंश की व्याख्या देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने दूसरा हेडिंग डाला, लिखा रेखांकित अंश की व्याख्या। अब रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखा हमने, इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण 12 व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर अगर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। बस मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही तो करना होता है एग्जाम में, और क्या। इसके बाद तीसरा है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यह भी प्रश्न 2 नंबर है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तीसरा प्रश्न देख लो ध्यान से। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या लिखा, तीसरा लिख दिया डायरेक्ट, अनुप्रास अलंकार है। बस 2 नंबर हमको मिल जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर तीसरा करेंगे, ठीक है। ये अथवा वाला हमने छोड़ दिया क्योंकि दोनों में से एक ही करना था। प्रश्न नंबर तीसरा देखो क्या है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो, 5 नंबर का है, ठीक है। मैं पहला वाला कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, देख लो ध्यान से। आपको दिख रहा है ना यहां तक, ये पहला वाला है, इसको नोट कर लो। इसी का मैं करने वाला हूँ पहला वाला, अथवा वाला मैं छोड़ रहा हूँ, पहला वाला कर रहा हूँ। तो पहले हेडिंग कैसे डालोगे, तो आप हेडिंग डालोगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा, इस तरह हेडिंग डालोगे। तब जाके लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों इसका पहले संदर्भ। पहली हेडिंग आपकी क्या रहेगी, संदर्भ लिखोगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। देखो संस्कृत खंड को हमने ब्लैक पेन से लिखा है, हिंदी को हमने ब्लैक पेन से लिखा है, वाराणसी को भी हमने ब्लैक पेन से लिखा है। एग्जामिनर इन्हीं को देखकर हमें नंबर पूरा दे देगा। इसमें भी प्रसंग आता है मेरे प्यारे बच्चों, अगली हेडिंग आपकी प्रसंग रहेगी, और इसमें लिखोगे कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है, ठीक है। अब जाके हम लिखेंगे अनुवाद, अगली हेडिंग हमारी अनुवाद रहेगी, उसका अनुवाद करेंगे कि यह नगरी जो है भारतीय संस्कृति भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दाराशिकों ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। बस हो गया। अब मेरे प्यारे, जब हम जा रहे हैं प्रश्न नंबर चौथा कर रहे हैं। प्रश्न नंबर चौथा क्या है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो, 5 नंबर का है। इसमें हम अथवा करके बताने वाले हैं, कोई अथवा वाला भी कर ले ताकि आपको मालूम चले कि हेडिंग कैसे डालते हैं। तो चौथा का हम अथवा कर रहे हैं, सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसको हम लोग क्या करेंगे, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करेंगे 5 नंबर के लिए। तो हमने हेडिंग कैसे डालेंगे, तो हेडिंग मेरे प्यारे बच्चों डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या चौथे का अथवा, इस तरह डालेंगे ताकि एग्जामिनर को पूरा मालूम चल। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है। देखो भारतीय संस्कृति को ब्लैक पेन से किया, हिंदी को भी ब्लैक पेन से किया, संस्कृत खंड को भी हमने ब्लैक पेन से किया। इस तरह लिखना है आप लोगों को। फिर अगली हेडिंग आप डालोगे प्रसंग, इसमें लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। किस पे, मूल भावना पर प्रकाश डाला गया मेरे प्यारे बच्चों। अब इसका अनुवाद करेंगे, अनुवाद में लिखेंगे सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी न बने। हो गया मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर चौथा हमने डिटेल में कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर के लिए आता है, खंड काव्य दे दिया। अब मेरे प्यारे जो खंड काव्य इसलिए नहीं बताया हूं क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग खंड काव्य आते हैं। जैसे मुक्ति दूत, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में मुक्ति दूत आता है, बहुत सारे जिलों में ज्योति जवाहर, फिर मेवाड़ मुकुट, अग्र पूजा, जैव सुभाष, मातृभूमि, कर्ण, करमवीर, तुमुल, इतने सारे हैं। और हमारे चैनल पे हर एक डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, तो इसको ईमानदारी से अपने किताब में क्वेश्चन बैंक में देख लेना कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है, वही खंड काव्य अपने एग्जाम में लिख लेना बस। इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा, कितना बताऊंगा भाई, पूरा बताना पड़ जाएगा हमको, इसलिए मैं इसको छोड़ा हूं। हाँ अब चलो जीवन परिचय देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 का क कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हम करने जा रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, वो भी बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल, कहीं नहीं मिलेगा, इतना आसान तरीके से लिख के लेकर आया हूं। 5 नंबर अभी मैं क्लियर कराता हूं आपको।
देखिए हेडिंग कैसे डालोगे, पहले डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या 6 का क। 6 के क में हम तीसरा कर रहे हैं, वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कर रहे हैं। देखो जीवन परिचय लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप हेडिंग जन्म डाल दो 1884 में, मृत्यु डाल दो 1941 में, ताकि एग्जामिनर इन्हीं को देखकर नंबर दे दे। अब अगली हेडिंग तब डालोगे जीवन परिचय, ये होता है जेन्युइन तरीका जीवन परिचय लिखने का। ठीक है, पहले आप जन्म डाल लो, एक साइड आप मृत्यु डाल लो, तब जाके जीवन परिचय हेडिंग डालो, इसके बाद लिखना प्रारंभ आप करो। कैसे लिखोगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, चंद्रबली शुक्ला, इनको ब्लैक पेन से लिख देना है आपको। और माता का नाम विभासी था, तो इनको भी ब्लैक पेन से लिख लेना है। शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन थी। उन्होंने स्वयं अध्ययन से ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने साहित्य के प्रति गहरी रुचि रखी और पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख प्रकाशित करने लगे। आनंद कदम्बनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। इस प्रकार जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 ईस्वी में हृदय गति रुक जाने के कारण उनका अवकाश हो गया। देखो कितना सिंपल हमने लिखा है, इतना सिंपल पूरी किताब में नहीं आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे रचनाएं, हिंदी शब्द सागर पहली रचना, दूसरा आनंद कदम्बनी, तीसरा नागरिक प्रचारणी पत्रिका। इतना तो बहुत है, 5 नंबर पूरा मिल गया। देखो कितना आसान तरीके से मैं लिखा हूं, इतना सिंपल कोई आपको बताएगा नहीं पूरे यूट्यूब पे। तो भाई आपको नोट करना है, याद करना है, यही लिख के आपके एग्जाम में आना है। चलिए तो 6 का क हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 6 का ख देखो, तो 6 के ख में देखोगे कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करो। 3 है, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास। मैं आपको बताने वाला हूं पहला वाला गोस्वामी तुलसीदास जी का, और 5 नंबर अभी क्लियर कराने वाला हूं। इनका भी बहुत सिंपल तरीके से लिख के लेकर आया हूं। चलिए देखो सबसे पहले क्या डालोगे, प्रश्न उत्तर संख्या 6 का ख। फिर उसमें पहला हम लोग कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास। मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप जन्म लिखोगे सन 1532 में, मृत्यु सन 1632 में। ठीक है, आप तब जाके आप लिखोगे जीवन परिचय डालोगे, लिखोगे कि तुलसीदास का जन्म जो हुआ था सन 1532 ईस्वी में राजापुर बांदा नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान जो हैं मानते हैं कि उनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर हुआ था। तुलसीदास जी के पिता का नाम जो था आत्माराम दुबे, जो को ब्लैक पेन से में लिखा है, और माता का नाम हुलसी था, इनको भी ब्लैक पेन से। हुलसी का जो तुलसीदास का बचपन जो थे बड़े कष्टों में बीता था। तुलसीदास का विवाह जो हुआ था दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। देखो दीनबंधु और रत्नावली ब्लैक पेन से, यही में नंबर मिलता है, टॉपर इसी तरह बनते हैं। अब मेन मेन पॉइंट को हाईलाइटेड करते रहो। रत्नावली से हुआ था। उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। तुलसी अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन उनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई, तब तुलसी भी आधी रात को आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल आ पहुंचे। इस पर उनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि लाज न आई आपको दौरे आए हूं साथ। ठीक है, इसके बाद आगे लिखोगे, पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास को संस्कारिक मोह माया से विरक्त कर दिया। तुलसी ने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की और 1632 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। रचना की अगर हम बात करें तो तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं निम्न है, कौन कौन सी, रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है आदि। क्लियर है, चलो ये भी हमने बता दिया बहुत आसान तरीके से। प्रश्न नंबर 7वां, अपने पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। इस प्रश्न पत्र में न आया हो इसका मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है, देखो अभी हमने प्रश्न नंबर दूसरा किया था। प्रश्न नंबर दूसरा नोट करो। प्रश्न नंबर दूसरा में जो पद्यांश मेरे प्यारो बच्चों, चरण कमल बंधु रही, इसी को हम लोग श्लोक बोलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देख रहे हो ना, तो ये पद्यांश ये नहीं कि इन्हीं को हम लोग लिख देंगे, इनको लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए बोला है उसमें कि कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, कोई अलग से आपको लिखना पड़ेगा 2 नंबर के लिए। तो देखो हमने कैसे लिखेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या 7वां लिखोगे, बंधम मरणम वापी जय वापी पराजया उभयत्र समो वीर वीरभाव ही वीरता। बस हो गया भाई, 2 नंबर हमको मिल गया प्रश्न उत्तर 7वां से। चलो 8वां देखते हैं, प्रश्न उत्तर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए और 2 नंबर मिलेगा। तो पहला वाला है भारतीय संस्कृत मूलम की मस्ती, इसको मैं नहीं करूंगा।
मैं करूंगा किसको, पुरुराजा क आसित, मैं दूसरे को करूंगा और चौथे को करूंगा। पुरुराजा क आसित वीर केन पूजते। तो देखो हम डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 8वां। 8वें का हमने दूसरा किया है, पुरुराजा एक भारत वीर आसित होगा और चौथे का होगा वीर विन पूजते। इस तरह मेरे प्यारे बच्चों लिखते हैं। क्लियर है। चलो अब आइए प्रश्न नंबर 9। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो प्रश्न नंबर 9 क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है पर्यावरण संरक्षण के उपाय, दूसरा है आतंकवाद कारण एवं निवारण, तीसरा जनसंख्या लाभ और हानि, चौथा है नारी शक्तिकरण। मैं पहला वाला बताने वाला हूं आप लोगों को, पर्यावरण संरक्षण के उपाय। 7 नंबर के लिए है निबंध। 7 नंबर के लिए कितने पेज में लिखा जाता है और कौन कौन सी हेडिंग जरूरी होती है वो सब कुछ बताने वाला हूं बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे। आप हेडिंग डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या 9। पहला हम कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के उपाय, हेडिंग डालोगे। इसमें पहली हेडिंग आपकी रहेगी प्रस्तावना। ठीक है, पहली हेडिंग आपकी क्या रहेगी, प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखोगे कि पर्यावरण संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। पर्यावरण शब्द का अर्थ है परिधन आवरण, अर्थात हमारे चारों ओर का वातावरण। पर्यावरण संरक्षण से तात्पर्य है कि हमारे चारों ओर के वातावरण को संरक्षित करना तथा उसे जीवन के अनुकूल बनाए रखना। ये हमें लिखना है प्रस्तावना में। फिर अगली हेडिंग आप डालोगे एक लाइन छोड़कर, पर्यावरण संरक्षण का महत्व। इसमें लिखोगे कि पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी जीवों का जीवन जो है पूरी तरह से प्रकृति जैसे पानी, हवा आदि पर निर्भर है। इसके अलावा हम भोजन, कपड़ा आदि के लिए भी पर्यावरण पर ही निर्भर है। इसके बाद उसी में लिखोगे कि पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन तथा इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश से घनिष्ठ संबंध है। सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों द्वारा छोड़े गए ऑक्सीजन के कारण पूरी पृथ्वी प्रदूषित हो रही है। इसलिए हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए, जिससे हमारा अस्तित्व बना रहे। अब अगली हेडिंग डालोगे पर्यावरण संरक्षण के उपाय। लिखोगे चूंकि हमारा पर्यावरण जल, वायु, मृदा आदि से बना है, इसलिए इन सभी घटकों को प्रदूषण से बचाकर हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के कुछ उपाय निम्न है। कौन कौन से? तो पहला है अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। दूसरा है प्लास्टिक का उपयोग बंद करें। तीसरा है कूड़े कचरों का उचित प्रबंधन करें। चौथा है नदियों तथा झीलों इत्यादि में कूड़ा न डालें। पांचवा है कि कम दूरी तय करने के लिए पैदल चलें या साइकिल का इस्तेमाल करें। इसके बाद लास्ट हेडिंग मेरे प्यारे बच्चों आपकी रहेगी निष्कर्ष। लास्ट हेडिंग क्या रहेगी? निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि पर्यावरण है तो जीवन है। पर्यावरण संरक्षित करना तथा उसका ध्यान रखना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जब हर व्यक्ति अपनी ओर से कदम बढ़ाएगा तो बढ़ते प्रदूषण, कचरे तथा बढ़ती आबादी का स्वयं ही उपाय निकल कर आएगा, जो पर्यावरण को संरक्षित करेगा। पर्यावरण इस धरती की सुंदरता है। इसे हरा भरा, स्वच्छ और जीवन के अनुकूल बनाए रखना ही पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य है। मेरे प्यारे बच्चों खत्म। इतना लिखोगे ना तब जाके 7 नंबर मिलता है। ये नहीं कि एक पेज लिख दोगे तो 7 नंबर मिल जाएगा आपको, नहीं, इतना लिखोगे डिटेल में ना तब 7 नंबर एग्जामिनर आपको देगा। चलिए अब लास्ट प्रश्न है 10वां मेरे प्यारे बच्चों, कि अपने विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। ठीक है, मैं यही कर देता हूं, पहला वाला कर देता हूं, 8वां वाला को छोड़ देता हूं 4 नंबर के लिए, कि अपने विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। कैसे लिखोगे? तो मेरे प्यारों जो हेडिंग आप डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या 10वां। ठीक है मेरे प्यारों, जो सबसे पहले आप उसका एड्रेस डालोगे 18/70 मलेश्वरम बेंगलुरु का है वो। दिनांक आप इस तरह डालोगे। ठीक है, दिनांक आपको डालना नहीं, बस एड्रेस छोड़ देना है। अब पूरी कहानी आपको लिख देना है कि प्रिय मित्र मोहन, पर्यटन स्थल की यात्रा पूरी करके आने पर तुम्हारा पत्र मिला। समाचार पाकर खुशी हुई। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी आगरा की यात्रा बहुत ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक रही। आगरा में मुझे ताजमहल की सुंदरता मनमोहक लगी, जिससे कि चांदनी रात में इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। वह मुमताज महल की स्मृति में शाहजहां द्वारा बनवाया गया है। यह संगमरमर का बना हुआ है। इसके किनारे यमुना नदी बहती है। संगमरमर के विशाल चबूतरे पर इसका निर्माण किया गया है। चबूतरे के चारों कोनों पर 4 गगनचुंबी मीनारे हैं और इस विशाल भवन के बीचों बीच शाहजहां और मुमताज की कब्र है। पूर्णिमा की चांदनी रात में महल के सौंदर्य की ओर महल की शिल्पकारी देखकर इसके कारीगरों की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जाता।
मित्र, इस बार उम्मीद करता हूं कि तुम अपने माता पिता के साथ इसके सौंदर्य को देखने जाओगे, तभी मेरे इस आनंद का अनुभव कर सकोगे। माताजी और पिताजी को प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र तुम्हारे अगले पत्र का इंतजार में रहेगा। तुम्हारा दोस्त श्याम सेवा में। ठीक है, बस। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरे के पूरे पेपर को हमने सोल्यूशन बता दिया। 40 से 45% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और ये भी आपने समझ लिया कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं। ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है और मैंने इस पेपर को पूरा सॉल्व करके बताया। अगर इस तरह लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, गारंटी मेरे पूरे 70 में 70 नंबर एग्जाम में आपको देके जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।